एवरीवन। आज अब इस वीडियो में पढ़ने वाले नेशनलिज्म, व्हाट डज दिस टर्म मीन, व्हाट थ्री ग्रुप्स वेयर फाइटिंग फॉर यूरोप एंड व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एज वेल एज फेल्ड रिवोल्यूशंस। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज आप इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 10 के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 1 नेशनलिज्म जो है इसे लेकर के आए हैं और आज हम आपको इनसे जुड़े जितने भी टर्मोलॉजीज़ हैं आज इनको क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट टर्मोलॉजी कंप्लीट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इस पूरे इतिहास को, आप पूरे इस हिस्ट्री के पार्ट को, आप यूरोपियन हिस्ट्री को नहीं समझ सकते। इसीलिए आज हम टर्मोलॉजी को पढ़ने वाले हैं और आप देख रहे हैं वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे रीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म और इन यूरोप टर्मोलॉजी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे रीडिंग टुमारो, एंड बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करते हुए अपने जितने भी स्टडीज़ ग्रुप हैं वहाँ हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, अंत तक देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले हमको शुरू करना है स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। हमें किन किन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। तो इस वीडियो में हमें ये नहीं सोचना है कि द नॉर्थन एंड साउथ अमेरिका इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना है। हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिशियन स्टेबिलिटी, ये किसी चीज़ के बारे में आप मत सोचिए। रिलायंस ऑन क्रिश्चियन टीचिंग्स टू डिफाइन रेवोल्यूशनरी डिमांड्स, इन किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको बस मैं कुछ वर्ड्स की मीनिंग बतलाने वाला हूँ, बस उन वर्ड्स को समझ लीजिए। आपका यह पूरा बेसिक जो है यूरोपियन हिस्ट्री का वो क्लियर हो जाएगा। और जब बेसिक क्लियर होता है तो कोई भी बड़ा से बड़ा टर्म आपको आसानी से वो लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बेसिक्स क्लियर करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म चेंजेस यूरोप। नेशनलिज्म के आने के कारण यूरोप किस प्रकार से चेंज हो गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बेसिक्स जानने की आवश्यकता है। तो वो बेसिक्स में सबसे पहला टर्म है, आप देख सकते हैं, नेशनलिज्म चेंजेस यूरोप। 3 ग्रुप्स स्ट्रगलिंग फॉर सुप्रीमेंसी इन यूरोप सोसाइटीज़। यूरोप के समाज में 3 ग्रुप्स थे जो सबसे ज़्यादा सत्ता मतलब पावर पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। इन तीनों ग्रुप्स के नाम है कंजर्वेटिव्स, आप देख सकते हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो इनके बारे में जानते हैं आखिर ये सब लोग जो थे वो हैं कौन, थे कौन, इनका मीनिंग क्या होता है कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के बारे में। तो चलिए कंजर्वेटिव्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। यूजुअली वेल्दी प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड नोबिलिटी एग्रीड फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल मोनार्क ऑफ यूरोप। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यूजुअली वेल्दी प्रॉपर्टी ऑनर्स मतलब यूरोप में जो भी देश थे उन देशों में जो सबसे धनी व्यक्ति होते थे, धनी लोग जो होते थे और जिनके पास देश की संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा होता था और सबसे अधिक उनके पास ज़मीन होता था, वे लोग कंजर्वेटिव में होते थे और ये हमेशा मोनार्की जो राजवंश है उसका सपोर्ट करते थे। सर्टेन केसेस फ्रांस कंजर्वेटिव अप्रूव्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस में आप देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति को हमने इसके पहले पढ़ा है। आप वहाँ से जान सकते हैं कि किस प्रकार से कंजर्वेटिव ने फ्रांस के मोनार्की को, वहाँ के राजा को, वहाँ के राजतंत्र को सपोर्ट किया था। तो आप कंजर्वेटिव के बारे में पूरा समझ चुके हैं। तो ये था कंजर्वेटिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज लिबरल्स। लिबरल्स, ये कौन है लिबरल्स? सुनिए इनका, ये कौन है? मोस्टली मिडिल क्लास बिजनेस लीडर्स एंड मर्चेंट्स। जो मध्यवर्गीय बिजनेस मतलब व्यवसायी लोग होते थे, जो बिजनेस करते थे, उनको लिबरल्स की कैटेगरी में रखा गया। wanted to give more power to elected parliaments but only to parliament in which the educated and the landowner could votes। ये क्या चाहते थे कि पार्लियामेंट जो है, जो संसद है, देश को चलाने के लिए जो मंत्री परिषद राजा के सहयोग के लिए जो गठन हुआ है, वहाँ पर इनके लिए लोग मौजूद हो, इनके लोग भी मौजूद हो, वहाँ तक ये पहुँचे और उनका पावर जो है, पार्लियामेंट का पावर और राइज हो। लेकिन ये भी सपोर्ट करते थे कि जो भी लैंड ओनर्स है, जो भी मालिक है, जो भी धनी व्यक्ति है, केवल वही वोट करें जो एजुकेटेड हैं। इसके अलावा वे आम जनता के अधिकार के बारे में कभी इन्होंने भी
नहीं सोचा। इसके बाद तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये टर्म यहाँ पर रहा, रेडिकल्स। रेडिकल्स हुए थे favored drastic change to extend democracy to the people as a whole, practice this idea from the French Revolution। रेडिकल्स वे लोग थे जो डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र का सपोर्ट करते थे। अपने देश में, पूरे संसार में उनका मानना था कि प्रजातंत्र ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा हर व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो डेमोक्रेसी को जो सपोर्ट करते थे उन्हें रेडिकल्स कहा जाता था। ये मोस्टली पीजेंट थे, जो कृषक थे वो रेडिकल्स में आते थे, जो मजदूर थे लेबर्स रेडिकल्स होते थे, जो जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती थी। द आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट, अभी हम पढ़ने वाले हैं नेशन स्टेट के बारे में। ये नेशन स्टेट है क्या? ए न्यू मूवमेंट कॉल्ड नेशनलिज्म इमर्ज। 18वीं सेंचुरी में एक नए तरह का मूवमेंट शुरू होता है जिसका नाम है नेशनलिज्म। आखिर नेशनलिज्म वर्ड क्या है, पहले इसको जानेंगे तो नेशन स्टेट भी हम समझ सकते हैं। नेशनलिज्म, द बिलीव दैट वन ग्रेट लॉयल्टी शुड नॉट बी अ किंग और एन एम्पायर बट टू ए नेशन ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन कल्चर एंड हिस्ट्री। तो उसी को नेशनलिज्म यहाँ पर कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जो एक निश्चित क्षेत्र में रहेंगे और वे किसी राजा या किसी सम्राट के प्रति उत्तरदायी या विश्वास पात्र ना हो करके, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं वे लोगों का जो कल्चर है, संस्कृति है, जो इतिहास है, उनका जो बीता हुआ कल है वह एक समान हो और उनके प्रति, लोगों के प्रति एक दूसरे से ईमानदार रहे। तो उसी को उन्होंने नेशनलिज्म का शब्द दिया है। जैसे हम जब कहते हैं कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, तो ये भी एक नेशनलिज्म वर्ड है, इंडियन। तो आप कभी भी कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे तो आपका नेशनलिटी पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर बोलते हैं इंडियन। अमेरिकन लोग बोलते हैं अमेरिकन, चाइना के लोग बोलते हैं चाइनीज़, भूटान के बोलते हैं भूटनीस। इसी प्रकार नेशनलिज्म का मतलब होता है जिस देश का वासी, उस देश का रहने वाला व्यक्ति नेशनलिज्म है, इन सिंपल वर्ड। द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट, व्हेन द नेशन एंड इट्स ऑन इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट इट इज़ बिकम अ नेशन स्टेट। जब कोई नेशन, कोई राष्ट्र अपना खुद का क्या बनाता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र गवर्नमेंट बनाता है, तो उसे नेशन स्टेट कहा जाता है। जैसे भारत में अपना स्वतंत्र राज व्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी को हम लोगों ने, डेमोक्रेट्स जो आम पब्लिक है उन्होंने चुना है, प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं पब्लिक के द्वारा, तो इन्हीं को भारत एक नेशन स्टेट हुआ। तो जब किसी राष्ट्र में जो गवर्नमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र हो, तो उसे नेशन स्टेट का दर्जा दिया गया। आइडिया कम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी भी शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से होती है। तो इसके बाद वन ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है नेशनलिज्म स्पार्क रिवोल्ट इन द बाल्कन्स। बाल्कन में सबसे पहले ये नेशनलिज्म का जो वर्ड है यह पूरी तरीके से यूरोप में फैलता है। क्यों, आखिर बाल्कन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में अभी हम इस पॉइंट्स में जानने वाले हैं। फर्स्ट पीपल टू विन सेल्फ रूल, विश्व में सबसे पहले किस देश के, किस नेशन के लोगों ने सेल्फ रूल, खुद का राज स्थापित किया था, तो उसका सही उत्तर है ग्रीस। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये ऑटोमन साम्राज्य का ही एक पार्ट था। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द बाल्कन्स एरिया एंड बाल्कन्स एरिया वेयर ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया एंड टर्की टू। तो इतने सारे क्षेत्र बाल्कन्स में आते थे जो कि ऑटोमन साम्राज्य का ही यह एक भिन्न अंग था। नेशनलिज्म स्पार्क रिवोल्ट इन द बाल्कन्स, बाल्कन में नेशनलिज्म के लिए रिवोल्ट कैसे होता है। ग्रीक्स कीप लाइव देयर एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, ग्रीक के जो लोग थे वे अपने प्राचीन कला और वहाँ के इतिहास को बरकरार रखना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने स्पर्ड बाय द नेशनलिस्ट स्पिरिट, ग्रीक्स डिमांड टू बिकम ए नेशनल स्टेट, और इसी कारण उन्होंने नेशनलिस्ट स्पिरिट किया, उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया और उन्होंने नेशनल स्टेट का गठन करने का बीड़ा उठाया। रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन 1821, 1821 में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया ग्रीक ने। ग्रीक स्ट्रांगली सपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू द एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चरल, और इसको स्ट्रांगली सपोर्टेड भी मिला, बहुत सारे देश भी इसको सपोर्ट किए, क्योंकि ये ग्रीक जो था वो अपना इतिहास और कला संस्कृति को बचा के रखना चाहता था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी बाहरी देशों से भी मिलता है। नेशनलिज्म स्पार्क रिवोल्ट इन द बाल्कन्स टू इन 1823, 1823 में क्या होता है, पोएट लॉर्ड बायरन कंपेयर द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू द स्पार्टियन, जो स्पार्टा जो था आप सुने होंगे,
ओलंपिक का गेम स्पार्टा और ग्रीक के बीच जो लड़ाई हुआ था, तो उसी समय 1823 साल में जो पोएट थे कवि लॉर्ड बायरन ने इसी को नेशनलिज्म जो है इसको स्पार्टा जो ग्रीक का रेवोल्यूशन है, जो नेशनलिज्म के लिए जो रेवोल्यूशन हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, उसको स्पार्टन के साथ कंपेयर करते हैं। डोनेट मनी टू द ग्रीक फ्लैट, और ग्रीक के इस महान उद्देश्य के लिए बहुत सारे मनी का, बहुत सारे पैसों का डोनेशन भी होता है। इन 1824 डाइड ऑफ ए फीवर, 1824 में ग्रीक में कई लोग बीमारी से मरने लगते हैं, महामारी फैलता है, फीवर फैलता है। 1827 ब्रिटिश, फ्रांस एंड रशिया फ्लड डिस्ट्रॉय द ऑटोमन फील्ड इन द बैटल ऑफ नेवारिनो। नेवारिनो का बैटल होता है जिसमें ब्रिटिश, फ्रांस एंड रशिया मिलकर के ऑटोमन साम्राज्य को हरा देते हैं। जबकि 1830 में ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया साइन ए ट्रीटी रिकॉग्नाइज द फुल इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, और वर्ल्ड में पहली बार ग्रीस एक पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया के द्वारा। 1830 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है। रिफॉर्म इन वेस्टर्न यूरोप, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट ओपनली रिवोल्ट अगेंस्ट कंजर्वेटिव मूवमेंट्स। लिबरल और नेशनलिस्ट जो थे, रेडिकल्स जो थे, वे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ में पूरे यूरोप में आंदोलन करने लगे। जो आप देख सकते हैं कि फ्रांस में वहाँ के राजा के खिलाफ वहाँ की जनता विद्रोह करने शुरू कर दी। लिबरल्स मिडिल क्लास लीडिंग द रिवोल्ट्स, जो लिबरल्स जो थे, मिडिल क्लास जो थे, जो टीचर्स, लॉयर एंड बिजनेस पीपल, वे इसका आंदोलन का नेतृत्व करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए फेल रिवोल्यूशन, लेकिन जो रिवोल्यूशन होता है वह अंततः फेल हो जाता है। इसका वन ऑफ द मोस्ट रीजन क्या है? इन 1830 बेल्गियंस डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम डच कंट्रोल। 1830 में बेल्गियंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है डच कंट्रोल से। इटालियन नेशनलिस्ट वर्क टू यूनाइट द मेनी स्टेट इन द इटालियन पेनिनसुला। इटालियन का अलग से एकीकरण का बात शुरू हो जाता है, इटाली का एकीकरण शुरू होता है। इंडिपेंडेंस और कंट्रोल बाय ऑस्ट्रिया और द पोप, और आप जानते हैं कि यूरोप के बहुत सारे पार्ट में ऑस्ट्रिया और वहाँ के पोप का बहुत बड़ा कंट्रोल था, जिसके कारण ये जो मूवमेंट है नेशनलिज्म का मूवमेंट कहीं पर हार जाता है। जो रेवोल्यूशन शुरू होता है वह हार जाता है कहीं पर। ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर मेटरनिक सेंड ट्रूप्स टू डिस्ट्रॉय ऑर्डरली इन इटली। इटली में जो नेशनलिज्म जो शुरू हुआ था, वहाँ पर रिवोल्यूशन जो हो रहा था, उसका ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर मेटरनिक वहाँ पर तोपें भेजता है, ट्रूप्स भेजते हैं, और वहाँ के लोगों को डरा धमका करके अपने दम पर, मिलिट्री के दम पर इस रेवोल्यूशन का अंत कर देते हैं। इस प्रकार लगातार जो इंडिपेंडेंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी नेशनलिज्म के लिए, वह बहुत बार हारी भी। मिड 1830s पोलैंड रिवोल्टेड फ्रॉम रशिया। पोलैंड आज़ाद होता है रशिया से। टुक रशिया आर्मीज एन इंटायर ईयर टू क्रश द रिबेलियन। मेनी अदर अटेम्प्ट्स इन हंगरी, जर्मनी, ग्रीस एंड बब्डिस। कई देशों में जैसे हंगरी, जर्मनी में भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। बाय 1849 मोस्ट ऑफ यूरोप रिटर्न टू कंजर्वेटिव रूल्स। 1849 में बहुत सारे यूरोप के जो थे राज्य, जो नेशनलिज्म के अंतर्गत स्वतंत्र होने वाले थे, लेकिन 1849 में क्या हो गया, दोबारा से कंजर्वेटिव्स का रूल लागू हो जाता है, क्योंकि जितने भी मोनार्की है एक दूसरे देश के एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट चला होता है वह कहीं ना कहीं पर हारने लगता है। और 1849 तक विश्व के सारे देशों में लगभग फिर से यह जो था वह शुरू हो जाता है मोनार्की रूल। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप देख रहे थे वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ऑन यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 9 से क्लास 12 तक की A to Z एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। अगर आप हमारे क्लास पे, हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। और रेगुलरली शाम 6 बजे मंडे टू सैटरडे आप मुझसे जुड़ना ना भूलें। मैं हूं आपका आकाश सर, और मैं आपको पढ़ा रहा था टर्मिनोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ करके, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रेगुलरली आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे तो जा करके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर फ्रांस, रशियन रेवोल्यूशन और इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारी मैंने वीडियो बना के तैयार करके रखी है आपकी स्टडी के लिए। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे प्लेलिस्ट से सारी वीडियोज़ को जरूर देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड आवर मोटो एंड आवर व्यू to all over the India as well as in the world. Thank you for watching us.